सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस। डिसओबीडियंस हमारा आंसर आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था हमारा, ये आपका 1930 से शुरू हुआ था, अप्रैल 1930 से अगर हम कहें तो अप्रैल 1930 से शुरू हुआ और अप्रैल 1934 तक ये चला। अप्रैल 1934 तक। कौन इसके प्रणेता थे, किसने इसको शुरू किया, याद रख लेना। इसमें आपका जो प्रणेता हैं वो महात्मा गांधी और अन्य लोग हैं, लेकिन मुख्य नाम महात्मा गांधी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था असहयोग के समय पर भी इन्होंने सरकार को कितना समय दिया था, बताइए, कि हम आपका नहीं तो सविनय अवज्ञा को शुरू कर देंगे। और ये कहें अगर हम, प्रेरणा किससे ली थी इन्होंने, प्रेरणा तो एक लेखक हैं आपका हेनरी डेविड थोरियो, गांधी जी ने उनको पढ़ा, हेनरी डेविड थोरियो, इनसे ये प्रभावित थे। हेनरी डेविड थेसियो नहीं थेरियो, हेनरी डेविड थेरियो से ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है, जिसमें इन्होंने बात की कि अगर सरकार किसी भी तरह के अनैतिक कानून लाती है जिसके द्वारा आपको लगता है कि कानून के द्वारा, इस कानून के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, या मान के चलो किसी एक कोई ब्रिटिश सरकार आपका जैसे नमक कानून लेकर के आई, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था आपका, मतलब कि 1826 से पहले ही, तो उसमें क्या था, टैक्स को 2 गुना कर दिया गया था। तो व्यक्तियों को लगा कि यार दुगना टैक्स देने की हालत में तो हम नहीं हैं। तो उससे क्या हो रहा है आपका, आप समझ रहे हो कि भाई एक क्या बोलेंगे, प्रताड़ना का काम किया जा रहा है, तो उनको ह्यूमिलेट भी किया जा रहा है और साथ में उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं अनैतिक कानून। तो अनैतिक कानून का उल्लंघन हमको करना होगा, बात समझे। तो ये आपका यहाँ पर प्रेरणा ली गई, और इसके कारण क्या क्या रहे, तो बैकग्राउंड स्टोरी भी हमको थोड़ा सा रिकॉल आपको करानी पड़ेगी। तो इसके कारण क्या थे, रीजंस क्या थे, छोटे छोटे से रीजन लिख लेना जो आपको हम पढ़ा भी चुके हैं आपका। आप लोग जानते हैं नेहरू रिपोर्ट कितने सदस्यों ने तैयार की थी, बताओ। इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 8 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर के 9 लोग थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, क्या उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, आप कहेंगे नहीं। रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद में ये सब किसकी वजह से हो रहा था, साइमन कमीशन की वजह से। नेहरू रिपोर्ट, एक महात्मा गांधी जी ने कितनी मांग की थी, बताओ। महात्मा गांधी जी की कितनी मांग थी, महात्मा गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी, तो वो भी क्या हो गई थी, जो उनकी 11 डिमांड्स थी वो भी क्या हो गई थी, अस्वीकृत कर दी गई थी। गांधी जी डिमांड वाज रिजेक्टेड, अस्वीकृत कर दी गई, वो सॉरी अस्वीकृत लिख रहे हैं हम इसको, अस्वीकृत कर दी गई, अस्वीकृत। तो गांधी जी की मांग भी अस्वीकृत हो गई। तो दरअसल में क्या था, इस समय पर सारी जितनी भी भारतीयों की डिमांड थी उनको कैंसिल किया जा रहा था, और ब्रिटिश सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। भगत सिंह जी ने, आप जानते ही हो, यही तो बल आपका बम फेंका केंद्रीय असेंबली में। उन्होंने क्या कहा था कि सरकार बहरी हो चुकी है और इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि 1929 के आसपास में क्या था, सरकार एकदम से बहरी हो चुकी थी। हम भारतीय क्या बात कर रहे थे उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं था, और बिल्कुल उनके कान पर जूं नहीं रेंगती थी इस बात से। तो ये घटनाक्रम चल रहा था। नेहरू रिपोर्ट आई, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी जी की जो डिमांड्स थी उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और सब कुछ मतलब रिजेक्ट करते जा रहे थे। तो भारतीयों की आस एकदम से टूट रही थी। अब किसी भी एक आंदोलन के लिए भी नहीं कहा जा सकता था, क्यों, क्योंकि असहयोग जब बंद हुआ था चोरी चोरा एक्शन की वजह से, चोरी चोरा कांड की वजह से, तो उसके बाद में लोगों का सत्याग्रह से विश्वास उठ गया था। आप देखिए 1922 से लेकर के और आपका 1929 1930 तक कोई आपका सत्याग्रह चला क्या, आप बताएं हमें, यस और नो, बोलेंगे अभी फटाफट से, यस और नो, सारे लोग आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। सबका आंसर आना चाहिए, सब बातों को जान जाएंगे, डिवाइन स्टेटस, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, आगे की बातें अभी नहीं जान सकते हैं, है ना। नो 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 नो, वेरी गुड, कोई नहीं चला, क्योंकि एक आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ, यदि आपने नाम सुना हो, बताओ किस जगह पर हुआ था बारदोली सत्याग्रह, थोड़ा सा प्रकाश हमने भी इस पर डाला था। बारदोली सत्याग्रह
ये 1928 में हुआ था, 1928 में। और ये वो सत्याग्रह है जिसने लोगों के अंदर सत्याग्रह के विश्वास को फिर से पैदा कर दिया। यानी लोगों के अंदर जो विश्वास मृत हो चुका था सत्याग्रह को लेकर के, वो फिर से जीवित हो उठा। तो जीवित हो उठा तो उसके कारण क्या थे? बारदोली गुजरात में एक जगह है, और यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पहले थोड़ा हम बताना चाहेंगे। आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था इसका जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और यहाँ की महिलाओं ने ही इनको सरदार का टाइटल दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ की एक महिला ने ये दिया था इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके साथ में इसमें एक्टिव भी थे अब्बास तैयब जी। बारदोली सत्याग्रह में कौन? अब्बास तैयब जी। ये दो लोग थे। अब गवर्नमेंट क्या करती थी उस समय पर, ब्रिटिश सरकार का ये था कि ब्रिटिश सरकार लेके आती थी लैंड असेसमेंट बिल। और लैंड असेसमेंट का मतलब क्या था कि भाई ये देखो, किसी एक जगह पर किसी भूमि के उत्पादन के बदले में आपका ब्रिटिश सरकार लगान लेती थी। ये तो आप सब जानते हैं, हाँ जी, लगान लिया जाता था, एक टैक्स उनसे लिया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार क्या कहती थी आपका कि हर 30 वर्ष में एक असेसमेंट होना चाहिए, यानी 30 वर्षों में फिर से रिकॉर्ड देखे जाएं कि यार अब इन लगान दरों को फिर से मॉडिफाई करने की जरूरत है, और अब एक नई लगान दर होनी चाहिए। भाई समय के साथ में होना भी चाहिए। अब देखिए जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के लिए बार बार गवर्नमेंट देखती है ना कि भाई अभी क्या कर देना चाहिए, इसको घटाना चाहिए, यहाँ बढ़ाना चाहिए, या यहाँ पर टैक्स इतना बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। तो उस तरह से ब्रिटिश सरकार भी करती थी। तो इन्होंने क्या बोला, लैंड असेसमेंट हुआ था पिछला वाला 1896 में, 1896 में सभी भूमि की लगान तय की गई थी। और 30 वर्षों की बात थी कि भाई 30 वर्षों के बाद में होगा। तो 1896 से अगर आफ्टर 30 ईयर्स हम आपसे बोले तो कौन सा वर्ष आया? 1896 में भूमि की लगान तय की गई थी, और 30 वर्षों के बाद में फिर से तय होनी थी, यानी कि 1926 में। 1926 में आपका वो लगान तय होनी थी, और 1926 में सरकार ने उस लगान को तय किया। और यहाँ पर क्या हुआ था इस बारदोली सत्याग्रह में, जो लगान तय हुई थी वो हुई थी 30%। कितना कितना levy आपका तय हुआ कि 30% इनको लेवी देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। अब वहां के किसानों में एकदम से विद्रोह हुआ। तो वहां के किसानों ने जब विद्रोह किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया, क्योंकि गुजरात में वो बहुत एक्टिव रहते थे, है ना, क्योंकि खेड़ा में भी वो एक्टिव रहे थे, हमने आपको बताया, अहमदाबाद में भी वो एक्टिव रहे थे। तो यहाँ पर उनको पत्र मिलता है किसानों की तरफ से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नेतृत्व करने जाते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी अपनी चिंताएं थी। चिंता ये थी क्योंकि सत्याग्रह हुए बहुत लंबा समय हो चुका था, और पिछला जो सबसे बड़ा सत्याग्रह आपका असहयोग था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके बाद में लोगों के अंदर सत्याग्रह को लेकर के नाराजगी बहुत थी। तो उनको ये लगता था कि यार होता भी क्या था कि दरअसल में पहले तो लोग एक आपका आक्रोश में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब सरकार उनको प्रताड़ित करती है या उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, लाठीचार्ज होता है, तो वो फिर लोग चले जाते हैं, और वो क्या होता है उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। नेगेटिव रिजल्ट से आते हैं कि जब चीज़ सफल नहीं हुई तो धरना जैसी चीज़ों में से लोगों का विश्वास उठ जाता है कि यार धरना करने का क्या फ़ायदा हुआ। ऐसा ही होता है। हाँ जी। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से, यहाँ पर उन्होंने आपका उनसे कसम खिलवाई, हिंदू लोगों से गीता की कसम, मुस्लिम लोगों से कुरान की शपथ उन्होंने लाई कि आप शपथ लो। और एक बढ़िया विंग उन्होंने बनाई है जांचने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो अपनी शपथ को तोड़ने का काम कर रहा है या आंदोलन में सक्रिय नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर काम किया। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने पहले तो इसको बहुत हल्के में लिया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मूवमेंट चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें लोग इसके समर्थन में जुटते चले गए, और 2 अगस्त 1928 को तो गांधी जी भी पहुंच गए बारदोली। अब भीड़ थी वहां पर, जो महिलाएं बैठी हुई थी सामने से, उनमें से एक महिला ने खड़े होकर के कहा वल्लभ भाई पटेल जी से, हमारे सरदार तुम हो। तो इस तरह से उनको सरदार टाइटल मिला, और फिर बाकी लोगों ने भी बड़ा मतलब एकदम से रोमांचित होकर के कहा कि हाँ हमारे सरदार ये हैं, हमारे सरदार ये हैं। तो इस तरह से उनको सरदार का टाइटल मिला। ठीक है, तब से बाद में उनको सरदार कहा जाने लगा। गांधी जी के पहुंचने के बाद में ब्रिटिश सरकार एकदम से ये देखती है कि यार हम तो सोच रहे थे गांधी जी अब ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही उसमें हताश थे कि भाई हिंसा हो जाती है भीड़ के इकट्ठे होने पर, अब इस मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जैसे ही देखा कि लोगों का समूह बढ़ गया हो और ये संख्या बड़ी होती जा रही है, तो वो क्या बोले इस पर, फिर वो बैकफुट पर चली गई ब्रिटिश सरकार, और उसने यहाँ पर फाइनली
फाइनली क्या बोल दिया कि भैया जो लगान होगा, लगान कितना बाद में, तो 30% को कैंसिल करके लगान 6.03% डिसाइड हुआ था। ये डिसाइड हुआ। तो मुझे ये बताइए कि बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ या नहीं हुआ? क्या बोलेंगे? बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ या नहीं हुआ? तो जैसे ही बारदोली सफल हुआ तो लोगों में सत्याग्रह के प्रति फिर से विश्वास पैदा हो गया। सत्याग्रह अपने जिस विश्वास को खो चुका था वो विश्वास फिर से पैदा हो गया। जाहिर सी बात है। तो आप समझना कि सविनय अवज्ञा के शुरू होने के पीछे एक कारण बारदोली सत्याग्रह की सफलता भी रही। जैसे कि मैंने बताया कि ये तो आपका रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो यहाँ की नाराजगी भी कारण रही और बारदोली सत्याग्रह की सफलता भी एक कारण बनी। ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह में जैसे ही सफल हुए तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, गांधी जी ने इरविन को वो पत्र लिखा। ये 11 डिमांड ऐसा नहीं है गांधी जी ने किससे की थी, ये इरविन से। किससे की थी, सॉरी, वो लाइन खिंच गई। ये डिमांड उन्होंने की थी इरविन से। इरविन से, अपने एक दोस्त थे गांधी जी के, ठीक है, इरविन से ये डिमांड उन्होंने की थी एक पत्र के माध्यम से। पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। लेकिन जो यहाँ पर सचिव था, इरविन का जो सचिव था, इरविन आप जानते हैं ना, इस समय पर इरविन है 1926 से 31 तक। तो जो इरविन का सचिव है उसने एकदम से नेगेटिव रिप्लाई किया कि इस तरह की डिमांड्स जो है वो नहीं मानी जा सकती हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही उनकी डिमांड रिजेक्ट हुई तो फिर गांधी जी ने यहाँ पर एक विचार पैदा कर लिया कि भाई अब एक आंदोलन, एक संगठित आंदोलन फिर से करने की जरूरत है जो सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन कोई मुद्दा तो होना चाहिए आंदोलन के लिए। जो अब मुद्दा ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा एक कॉमन एक इशू आ जाए जो सभी लोगों को प्रभावित करता हो। तो गांधी जी ने बैठक बुलाई और अध्ययन किया कि भाई ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिस पर संपूर्ण भारत उस एक चीज के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित हो और ज्यादातर वर्ग उससे प्रभावित हो और लोग एक्टिव हो पाए। तो ऐसी समस्या क्या दिखी? तो ऐसी समस्या दिखी नमक। नमक, तो क्या बोला गया यहाँ पर? नमक। नमक एक ऐसी समस्या बनी एनालिसिस के बाद में, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये तो फिर बारदोली में हो जाएगा। तो नमक, क्या बोलेंगे, एक समस्या थी नमक कानून, ये भी एक कारण रहा, नमक कानून। अब चूंकि गांधी जी ये कह चुके थे आपका इरविन से, कल हमने आपको 11 मांग बताई थी गांधी जी की, आप सब लोगों को क्लियर है ना वो गांधी जी क्या कह रहे थे अपनी 11 मांग में? जिन साथियों को नहीं पता हो अगर आज कि 11 डिमांड्स क्या थी तो वो पिछली कल की कक्षा जरूर देखना, है ना। तो 11 डिमांड्स जब उनकी रिजेक्ट हो गई तो ये क्या हो गई थी, ये रिजेक्ट हो गई, अस्वीकृत हो गई। तो इसके बाद में बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आता है गांधी जी का। उन्होंने कहा था कि हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला। तो पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किस बात के लिए कहा था? तो ये कहा था उन्होंने उनकी 11 मांग अस्वीकृत हो जाने पर। क्या? हमने घुटने टेक करके, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, गांधी जी की मांग अस्वीकार हो जाने पर, 11 मांग अस्वीकार होने पर उन्होंने कहा था हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला। तो ये यहाँ पर ये बात हुई। तो इसके बाद में हमको लगता है कि भाई नमक कानून, नमक कानून क्या था इसके लिए भी नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट लेके आई थी एक दरअसल में साल्ट टैक्स बिल, साल्ट टैक्स बिल 1882, और एक जबरदस्त टैक्स भारतीयों पर लगा हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय पर शुरुआती दौर में 65% का टैक्स था, 65%। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जो रेवेन्यू करती थी उसमें एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ और सिर्फ साल्ट टैक्स से जाता था, वो जो लगभग 15% होता था टोटल रेवेन्यू का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमक कानून के द्वारा जो नमक पर उन्होंने टैक्स लगाए उससे भारतीयों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। और फिर भारतीयों का क्या हो गया, आपका नमक बनाने का अधिकार भी उन्होंने धीरे धीरे छीन लिया। और नमक बनाने का अधिकार जब भारतीयों से छिन गया तो अब भारतीय किस पर डिपेंड हो गए, सिर्फ ब्रिटिश से नमक खरीदने पर, और उस पर बहुत सारा टैक्स था। तो ये पूरे देश को प्रभावित करने वाला एक मुख्य बिंदु था। तो गांधी जी को मिल गई लीड कि भाई अच्छा नमक को सेंट्रल पे रखते हैं और नमक कानून पर ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने नमक को, जैसे ही नमक कानून की बात आई तो गांधी जी ने क्या कर दी, सविनय अवज्ञा की घोषणा। क्या बोलेंगे यहाँ पर लिखना, एक सविनय अवज्ञा की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। और ये घोषणा में क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। जो ब्रिटिश सरकार का